नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश तथा लेखक भीमराव अंबेडकर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय समझा था। उम्मीद करता हूँ आपने दोबारा से अच्छे से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। आज की कक्षा में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप सबने ध्यानपूर्वक समझना है। तो देखें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले बेटे श्रम विभाजन का मतलब समझ ले, क्या होता है श्रम विभाजन। देखो, एक बहुत बड़ा काम है। उस बहुत बड़े काम को जब हम छोटे छोटे सार्थक टुकड़ों में बांट देते हैं और उन टुकड़ों को ऐसे व्यक्तियों को देते हैं जिनकी उसमें करने में रुचि है, यानी रुचि के हिसाब से अलग अलग लोगों को वे उस बहुत बड़े काम के जो टुकड़े किए हैं वे टुकड़े बांट देते हैं। इससे क्या होता है, कार्य में कुशलता आती है, यानी कार्य जो है अच्छी प्रकार से संपन्न हो जाता है, पूरा हो जाता है। और यही क्या कहलाता है, श्रम विभाजन। एक बहुत बड़े काम को छोटे छोटे सार्थक और सटीक टुकड़ों में बांट करके रुचि के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग लोगों को देना श्रम विभाजन कहलाता है या विशिष्टीकरण कहलाता है। श्रम विभाजन समझ में आ गया। जाति प्रथा देखो, वैदिक काल में यानी वेदों के समय में जाति प्रथा का कोई भी चलन नहीं था, यानी जाति का, कास्ट का कोई नाम नहीं था। वहां केवल वर्ण व्यवस्था थी और 4 वर्ण हुआ करते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण वहां पर हुआ करते थे। ब्राह्मण का काम दान देना लेना, अध्ययन कराना करवाना, यानी पढ़ना और पढ़ाना। क्षत्रिय का काम होता था रक्षा करना सबकी। वैश्य का काम होता था व्यापार का काम करना और शूद्र का काम होता था सबकी सेवा करना। बस ये 4 वर्ण थे उस समय। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता चला गया, उन वर्णों ने जिसने जैसा काम किया तो वो काम जाति में बदल गया, कास्ट में बदल गया। किसी ने लोहे का काम किया, लोहार कहलाया। किसी ने नाई का काम किया, यानी कि बाल काटने का काम किया, वो नाई कहलाया। ठीक है ना। किसी ने सोने का काम किया, सुनार कहलाया। समझ में आ गया। तो वो वर्ण जिस काम के हिसाब से कास्ट में यानी जाति में परिवर्तित हो गए। ठीक है। तब ये जाति प्रथा चली, यानी जाति की परंपरा वहां से चली। तो देखें, यह विडंबना की ही बात है, ताकि ये दुर्भाग्य की ही बात है। विडंबना वैसे होता नकल करना, लेकिन यहां दुर्भाग्य अर्थ लगेगा। यह दुर्भाग्य की ही बात है कि इस युग में भी, यानी इस समय भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज के युग में भी जातिवाद यानी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले पोषक क्या होते हैं, बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर, ताकि जातिवाद को जो बढ़ावा देने वाले लोग हैं वो कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। किसका? जातिवाद का। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है, कहा कि जातिवाद का या जाति प्रथा का समर्थन करने का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज, आजकल का जो सभ्य समाज है, शिक्षित वर्ग है, कार्य कुशलता के लिए यानी काम को बढ़िया तरीके से करने के लिए, काम में निपुणता लाने के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। वह यह मानता है कि अगर हम बड़े काम को छोटे छोटे भागों में बांट करके और रुचि के हिसाब से अलग अलग लोगों को देंगे तो वह काम आसानी से, सरलता से और सही तरीके से हो जाएगा। ऐसा मानना है उस सभ्य समाज का। और क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जिस तरह से श्रम विभाजन है उसी प्रकार से जाति प्रथा भी है। जाति प्रथा में भी ऐसे वर्ग हैं जो जैसा काम करते हैं उसको वैसी ही जाति
में भेज दिया, यानी वैसी ही जाति बता दी उसकी। ठीक है ना, लोहे का काम किया, कुछ वर्ग है जो लोहे का काम कर रहा है, उसको क्या कौन सी जाति में ले लिया, लोहार में। कुछ वर्ग है जो सोने का काम कर रहा है, उसको किस में ले लिया, सुनार में। कुछ वर्ग है जो लकड़ी का काम कर रहा है, उसको किस में ले लिया, खाती में, बढ़ई में। समझ में? तो इस तरह से जाति प्रथा और श्रम विभाजन एक ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई, क्या कहा, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है। लेखक कहते हैं, यानी भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि ये जो तर्क दिया है नी कि भाई श्रम विभाजन की तरह ही जाति प्रथा है, जो जिस तरह का काम कर रहा है उसको वैसी ही जाति में ले लिया है, ताकि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक, आपत्ति होता कष्ट, दुख, पीड़ा का, ये पहली बात तो यही पीड़ादायक है, कष्टदायक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, कौन सी कष्टदायक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। जाति प्रथा श्रमिक का भी विभाजन करती है, यानी जो काम करने वाले हैं मजदूर वर्ग, उसका भी विभाजन करती है अपने हिसाब से। ये नहीं देखती कि भाई ये श्रमिक कौन सा काम करने में निपुण है, ठीक है, इसकी रुचि कौन सा काम करने में है, बस वो सौंप देते हैं कि भाई ये तो यहाँ, और वो किस आधार पर सौंपते हैं, जन्म के आधार पर। इसने लोहार के यहाँ जन्म लिया है तो यह लोहे का ही काम कर सकता है और कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा कह करके उस पर थोप दिया जाता है वह काम। श्रमिक विभाजन का ही रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, ताकि श्रम विभाजन यानी बड़े काम को छोटे छोटे कामों में बांटना, ये निश्चय ही सभ्य समाज की यानी शिक्षित वर्ग की जरूरत है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था, किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की जो व्यवस्था है, श्रम विभाजन का जो तरीका है, प्रबंध है, वह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में, जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनका विभिन्न वर्गों में, अलग अलग वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। कहा कि कोई भी सभ्य समाज श्रमिकों का बिना उसकी रुचि के, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, तो ऐसा अस्वाभाविक, अस्वाभाविक का मतलब क्या होता है, बनावटी विभाजन नहीं करती है। वो उसके ऊपर वह काम थोपती नहीं है। अगर किसी को प्रेस करनी नहीं आती तो उस व्यक्ति पर प्रेस करने का काम नहीं थोपती, ठीक है ना। अगर वो ऐसा करती है तो वह सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता, वह शिक्षित वर्ग नहीं कहा जा सकता, समझे। वह उसके साथ गलत किया जा रहा है। अगर जबरदस्ती उस पर कोई काम थोपा जा रहा है, तो अगर उसकी उसमें रुचि नहीं है फिर भी उसको वह काम दिया जा रहा है, तो यह सभ्य समाज का कार्य नहीं है और नहीं ही होना चाहिए। भारत की जाति प्रथा, कहा कि भारत के अंदर जो जाति प्रथा है, किस तरह से जाति दी जाती है व्यक्ति को, ठीक है, व्यक्ति को किस तरह से जाति का नाम दिया जाता है कि भाई इस जाति का ये, तो उसके बारे में बताया है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता बताई कि वह विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का, यानी जो श्रमिक लोग हैं ना, काम करने वाले लोग, उनका अस्वाभाविक माने बनावटी विभाजन ही नहीं करती। कहा कि सिर्फ बनावटी बंटवारा ही नहीं करती है, यानी उनको जबरदस्ती किसी काम में ही नहीं, काम में धकेलती नहीं है, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को, जो बांटे गए विभिन्न वर्ग हैं, ठीक है, कोई चाहे बढ़ई का है, चाहे वह लोहार का है, चाहे सुनार का है, किसी भी वर्ग में बांट दिया है, तो उस वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार कर देती है, ताकि उन वर्गों में भी ऊंचा नीचा बता देती है कि ये श्रेष्ठ है, ये निम्न है। जो वर्ग, उन वर्गों को बांटने वाले भी भारतीय सभ्यता यानी भारत की जाति प्रथा है, उसी ने वर्ग बनाए हैं, और उन वर्गों में भी छोटा और बड़ा बता दिया, ऊंचा और नीचा बता दिया, ठीक है, ये श्रेष्ठ है
और ये निम्न है या तुच्छ है, इस तरह से ऊंच नीच विकरार कर देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। ऐसा काम संसार में कोई भी सभ्य समाज नहीं करता। जैसा कि भारत के अंदर जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाले पोषक तत्व करते हैं, या ये कहें भारत का सभ्य समाज करता है। क्लियर? यहां तक आगे देखें। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगर जाति प्रथा को ही श्रम विभाजन मान लें, ठीक है ना, तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यानी यह भी बनावटी विभाजन है, अस्वाभाविक विभाजन है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी जिस मनुष्य को जो काम करना आता है, अगर उसको वह काम नहीं दिया जाए तो वह स्वाभाविक विभाजन नहीं कहा जाएगा, उसे अस्वाभाविक विभाजन या बनावटी विभाजन कहेंगे। और अगर हम उसकी रुचि के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको काम देते हैं तो वह क्या कहा जाएगा? स्वाभाविक विभाजन। कुशल व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति किसी काम में कुशल है, निपुण है, कुशल व्यक्ति या फिर सक्षम श्रमिक समाज, सक्षम मीन समर्थ, किसी भी काम को करने में कुशल समर्थ श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है, यह जरूरी है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें, हम व्यक्तियों को उस हद तक विकसित करें, कुशल बनाएं कि जिससे वह अपना पेशा यानी अपना कारोबार या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। या तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी कुशल व्यक्ति को श्रमिक सक्षम या समर्थ श्रमिक समाज को इस हद तक कुशल बना दें, निपुण बना दें कि वह अपने किसी भी काम को या किसी भी कार्य को खुद चुन सके। इस सिद्धांत के विपरीत का इससे उल्टा क्या है? जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत, जाति प्रथा का जो गंदा नियम है वह यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण, यानी मनुष्य ने जो भी शिक्षा ली है, प्रशिक्षण लिया है, अथवा उसकी निजी क्षमता या फिर उसके अंदर खुद की जो योग्यता है, जो कला है उसके अंदर, जो हुनर है, उस हुनर का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, यानी दूसरे ही नजरिए से जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, दूसरा दृष्टिकोण मतलब जैसे माता पिता का स्तर है उसके हिसाब से माता पिता जो काम करते हैं वही काम बेटा करेगा, उस हिसाब से, या पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही, जब बच्चा पेट में था, यानी जन्म से ही कह सकते हैं, मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। क्या बताया लेखक ने, यानी भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जो ये जाति प्रथा है ये कारोबार को या उस व्यवसाय का गलत तरीके से, दोषपूर्ण मीन गलत तरीके से, अनुचित तरीके से पहले से निर्धारण ही नहीं करती है, बल्कि क्या करती है? मनुष्य को जीवन भर के लिए, यानी पूरे जीवन के लिए उस पेशे में बांध देती है, यानी मजबूरन उस व्यक्ति को पूरा जीवन वही काम करना पड़ता है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। कहा कि भले ही पेशा गलत हो, अनुपयुक्त क्या होता है? गलत, या फिर काफी न हो। कहा कि भले ही पेशा गलत और काफी न होने के कारण वह आदमी भूखा मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है। क्या आज के समय में ये जो स्थिति है ये अधिकतर देखने को मिलती है, अधिकतर आ जाती है। क्यों आ जाती है? कारण बताया उसका, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया का जो कारखाने हैं, कंपनियां हैं, उसमें काम करने की जो प्रक्रिया है और जो तकनीक है, तरीका है, उसमें निरंतर विकास होता जा रहा है। प्रक्रिया और तरीका निरंतर
उन्नति करता जा रहा है, प्रगति करता जा रहा है, और कभी कभी तो अचानक वह बदल भी जाता है। तो इसलिए जिस व्यक्ति को वह काम धंधा, वह कारोबार थोपा गया है, उस व्यक्ति के लिए तो क्या हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी। अगर उसकी तकनीक बदल गई, उसकी प्रक्रिया बदल गई, या फिर वह उद्योग धंधा ही बदल गया, तो जिस व्यक्ति को वह उद्योग धंधा मिला है, वह काम मिला है, तो उस व्यक्ति के लिए तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब एक काम धंधा बंद हो जाएगा तो उसको दूसरा काम धंधा तो चाहिए, इसलिए उसको दूसरे काम में जाने की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, जब प्रतिकूल परिस्थिति आई हुई हो, जब समस्या आ जाए किसी एक काम धंधे में, और उस समय भी उसको अगर दूसरे काम धंधे को करने की इजाजत न हो, स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखा मरने के अलावा और क्या चारा रह जाता है। यानी फिर तो वह व्यक्ति भूखा ही मरेगा। भूखा मरने के अलावा उसके पास कोई उपाय भी नहीं है, इलाज भी नहीं है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। कहा जो हिंदू धर्म की जाति प्रथा है, वह किसी भी व्यक्ति को इस तरह से पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती, इजाजत नहीं देती, जो उसका पैतृक पेशा ना हो। क्या कहा कि जो हमारे हिंदू धर्म की जाति प्रथा है, वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना कारोबार, अपना काम धंधा बदलने की इजाजत नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो। यानी उसका पैतृक का मतलब उसके दादा परदादा से चला आ रहा व्यवसाय ना हो। कहा उसने व्यवसाय काम धंधा तो वही करना पड़ेगा जो उसके माता पिता, उसके दादा करते आए हैं। उससे अलग कारोबार करने के लिए हिंदुओं की जो जाति प्रथा है वह अनुमति नहीं देती, इजाजत नहीं देती, भले ही वह उसमें पारंगत हो। कहा कि चाहे वह उसमें पारंगत हो या न हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर, यानी कि कारोबार बदलने की इजाजत न देकर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कहा कि यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, भूखमरी सबसे ज्यादा है। ठीक है, इससे प्रत्यक्ष और मुख्य कारण कोई नहीं हो सकता। किससे? कि अगर किसी का कोई काम धंधा बंद हो जाता है तो वह दूसरे काम धंधे में जा सके, ऐसी इजाजत हिंदुओं की जाति प्रथा नहीं देती। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा को एक रूप माना है। कहा कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं, बुराइयां हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। वह जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है, काम का जो बंटवारा है, वो अपनी मर्जी पर निर्भर नहीं है। यानी कि किसी भी काम को मनुष्य अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। जो जाति, हिंदुओं की जाति प्रथा निर्धारण करेगी कि इस व्यक्ति ने ये काम करना तो उसको वही करना पड़ेगा। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, क्या कि उसकी खुद की भावना तथा व्यक्तिगत रुचि और खुद का इंटरेस्ट, रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं होता। कहा कि जाति प्रथा जो काम करेगी, जो धंधा देगी, मनुष्य को वही मजबूरन करना पड़ेगा। वहां पर उसकी व्यक्तिगत भावना भी नहीं चलेगी और उसकी व्यक्तिगत रुचि का भी ख्याल नहीं रखा जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं होता वहां। पूर्व लेख ही इसका आधार है। कहा कि ये तो पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में, कहा कि आज के काम धंधों में गरीबी और उत्पीड़न यानी शोषण इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को, जो काम उनको सौंपा गया है,
उस निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ, बिना इंटरेस्ट के, बिना रुचि के, केवल विवशतावश करते हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। ये भी किस चीज का कारण है? ताकि इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न यानी शोषण उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को, जो उनके लिए काम धंधा निर्धारित किया गया है, थोपा गया है, उस कार्य को अरुचि के साथ, बिना रुचि से, केवल मजबूरी में कर रहे हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर यानी बुरी भावनाओं से युक्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब किसी को कोई काम करने की इच्छा नहीं है और अगर उसको जबरदस्ती वह काम थोपा जाता है, दिया जाता है, तो उस काम में तो उसकी रुचि है ही नहीं, इंटरेस्ट है ही नहीं, तो वह काम या तो बहुत कम ही करेगा, ठीक है, या बिल्कुल बस चालू काम कर देगा, यानी टाल मटोल करता रहेगा। टालू काम कह सकते हैं, या चालू काम करेगा उसको, यानी बढ़िया तरीके से उस काम को नहीं करेगा वह। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? ताकि ऐसी स्थिति में जब किसी भी काम में न तो किसी का दिल लगता हो, मन लगता हो, न ही दिमाग वहां काम करता हो, तो कहा कि ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में कुशलता कैसे प्राप्त हो सकती है, निपुणता कैसे मिल सकती है उस काम में? नहीं मिल सकती। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है, ताकि ये बिना किसी भेदभाव के, कह सकते हैं बिना किसी विवाद के, बिना किसी झगड़े के सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। कहा कि मनुष्य अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो वह भी हानिकारक, लेकिन उससे भी हानिकारक जाति प्रथा जो है ये सबसे हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक यानी कुदरती प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर, क्योंकि क्या करती है ये जाति प्रथा, ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक यानी बनावटी नियमों में जकड़कर, अस्वाभाविक क्या होता है? बनावटी नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है, बेकार बना देती है, बिना काम करने वाला बना देती है, या स्थिर कर देती है, ढीला कर देती है। समझे? कौन? ये जाति प्रथा, ये सबसे हानिकारक प्रथा है। ये आर्थिक जो स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति से भी हानिकारक स्थिति क्या है? जाति प्रथा। यह मनुष्य को क्या करती है? उसके स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को तो नष्ट कर देती है, दबा देती है, और उसे बनावटी नियमों में जकड़कर बेकार बना देती है, निष्क्रिय बना देती है। आज की कक्षा में इतना ही भाग पढ़ेंगे, बाकी का भाग अगली कक्षा में पढ़ा जाएगा। आपने जितना भी है पढ़ाया है, इसको दोबारा से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।